हेलो स्टूडेंट्स, आज हम विविध प्रश्नावली एक प्रारंभ करते हैं। इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन किसका उपसमुच्चय है, इसका निर्णय कीजिए। इसमें समुच्चय ए दिया हुआ है, समुच्चय निर्माण रूप में दिया हुआ है। क्या है? x इज सच दैट x बिलोंग्स टू R तथा x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 बराबर 0 को संतुष्ट करने वाली सभी वास्तविक संख्याएं x। ठीक है, तो इसको संतुष्ट करने यानी कि इसको हमें सॉल्व करना होगा, तब हमें समुच्चय A रोस्टर रूप में प्राप्त होगा। इसी तरह से समुच्चय B है 2 4 6 और C है 2 4 6 8 और D है 6। अब इसका सॉल्यूशन है A बराबर x इज सच दैट x बिलोंग्स टू R तथा x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 बराबर 0 को संतुष्ट करने वाली सभी वास्तविक संख्याएं x। ठीक है, सभी वास्तविक संख्याएं x। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो मान आएगा वो इसका समुच्चय A का के अवयव होंगे। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस इसका गुणा 12 और योग 8, 6 दूनी 12, ये हम सब जानते हैं, प्लस 12 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 बराबर 0। तो x कॉमन लिया पहले दो में से, तो x माइनस 6 माइनस 2 x माइनस 6 बराबर 0। तो x माइनस 6 और x माइनस 2 बराबर 0। तो x के दो मान आएंगे, x बराबर 6 और x बराबर 2, इसलिए a बराबर 6,2। अब हमने इसको रोस्टर रूप में लिख दिया, तो a का मान आ गया हमारा, a समुच्चय है 6,2 और b है 2 4 6 और c का मान है 2 4 6 8 अप टू इन्फिनिटी, यानी कि सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय c है। d का मान है, d में अवयव है 6, तो ये हमारे पास 4 समुच्चय हैं। अब हमें ये बताना है कौन किसका उपसमुच्चय है। ठीक है, तो ये आ जाएगा a इज ए। अब आप ध्यान से देखिए, a जो है, पहले एक एक को चेक कर लेते हैं। a किस किस का उपसमुच्चय हो सकता है? एक तो b का, जो अवयव इसमें है वो इसमें भी है, 2 और 6, तो a इज ए सबसेट ऑफ b और a c का भी उपसमुच्चय है, 2 और 6 इसमें भी है, लेकिन d का नहीं है। तो हम कह सकते हैं a इज ए सबसेट ऑफ b, a b का उपसमुच्चय है और a इज ए सबसेट ऑफ c, अर्थात a c का उपसमुच्चय है। ठीक है, अब दूसरे को चेक करते हैं। अब b के प्रत्येक अवयव इसमें नहीं है, b का प्रत्येक अवयव किसमें है? c में है, 2 4 6 ये तीनों अवयव इसमें है, तो हम कह सकते हैं b c का उपसमुच्चय है, यानी कि b इज ए सबसेट ऑफ c। अब b d का उपसमुच्चय नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो इसी तरह से c किसी का उपसमुच्चय नहीं है, क्योंकि c में अवयव ज्यादा है, जो कि ना तो a में है, ना b में है और ना d में है। अब d की बात करते हैं। d का जो अवयव 6 है वो a में भी है, b में भी है और c में भी है। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि d इज ए सबसेट ऑफ a, यानी कि d a का उपसमुच्चय है, d इज ए सबसेट ऑफ b, d b का भी उपसमुच्चय है, और d इज ए सबसेट ऑफ c, d c का भी उपसमुच्चय है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 है, ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन सत्य है या असत्य है। ठीक है, सत्य है या असत्य है। यदि सत्य है तो उसे
सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए। यदि असत्य है तो उसका उदाहरण देना है जिससे कि वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अगर सत्य है तो उसे सिद्ध करना है और असत्य है तो उसका उदाहरण देना है। समझ में आ गया? तो अब इसको इस आधार पर बहुत सारे इसके पार्ट्स हैं, इसको अलग अलग हम सॉल्व करते हैं। देखिए पहला पार्ट है, यदि x बिलोंग्स टू a तथा a बिलोंग्स टू b तो x बिलोंग्स टू b। तो हमें यह बताना है क्या ये सत्य है या असत्य है। तो ये असत्य है। अब इसका उदाहरण देते हैं, इसको असत्य कैसे है। तो देखिए अगर हम कोई माना a बराबर कोई समुच्चय a ये ले लें और b ले लें, इसके अनुसार यदि x बिलोंग्स टू a तो x और a बिलोंग्स टू b, तो ये पूरा समुच्चय b में आ जाएगा और ये b। चूंकि a बिलोंग्स टू a तथा a बिलोंग्स टू b परंतु a डज नॉट बिलोंग्स टू b, तो ये जो अवयव है, अगर खाली ये ब्रैकेट ना होता तब तो ये हम कहते हैं a बिलोंग्स टू b, लेकिन ये पूरा समुच्चय ही इसका अवयव है, तो हम ये समुच्चय है, ये इसका एक पार्ट है, ये भी एक अवयव की तरह काम करेगा। समझेंगे इसको, हम एक अवयव की तरह समझेंगे। तो अब इसमें क्या कहेंगे, a डज नॉट बिलोंग्स टू b, लेकिन यहां क्या था, a बिलोंग्स टू b, इसलिए ये असत्य। अगर यहां नॉट बिलोंग्स टू b होता तो हम कहते कि ये सत्य है। यहां अगर ये आता a x डज नॉट बिलोंग्स टू b तो हम कहते सत्य है, इसलिए ये असत्य है। तो एक तरह से इसका कारण दे दिया हमने उदाहरण के रूप में। ठीक है, अब है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, देखिए ध्यान से, ये दिया है यदि, देखिए ध्यान से, यदि a इज ए सबसेट ऑफ b तथा b बिलोंग्स टू c तो a बिलोंग्स टू c, ये भी असत्य है। कैसे असत्य है, उदाहरण के द्वारा समझेंगे। माना a बराबर a लिया हमने और b का मान ले लिया हमने इसके अनुसार, b बिलोंग्स टू c, b ले लिया हमने a कॉमा b, इसके अवयव है। तो c ले लिया हमने क्योंकि उसने कहा b बिलोंग्स टू a इज ए सबसेट ऑफ b, तो हमने इस प्रकार से लिया, a लिया और b, a इज ए सबसेट ऑफ b, a के अवयव b में भी होने चाहिए, तो a कॉमा b। और c है a कॉमा b कॉमा a कॉमा b और यहां पर d कॉमा e, तो c है ये d और e। तो b इज ए सबसेट ऑफ, b क्या है, b बिलोंग्स टू c, तो यहां पर a b ये आ गया। अब और दूसरा अवयव लिया हमने d और यहां e, ठीक है, तो b बिलोंग्स टू c, उस हिसाब से हमने उदाहरण लिया। तो यदि a इज ए सबसेट ऑफ b और b बिलोंग्स टू c तो a डज नॉट बिलोंग्स टू c, तो जो a है ये c का अवयव नहीं होगा क्योंकि a तो ऑलरेडी हमारा b में आ गया। ठीक है, a डज नॉट बिलोंग्स टू c, तो हम इससे अगर यहां पर a डज नॉट बिलोंग्स टू c आ जाता तो हम कहते ये असत्य, तब कहते हैं हम ये सत्य है, तो इस कारण से ये असत्य है। ठीक है, इस तरह का हम और भी अन्य कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। अब तीसरा है, तीसरा क्या है, देखिए ध्यान से, तीसरा है यदि a इज ए सबसेट ऑफ b तथा b इज ए सबसेट ऑफ c तो a इज ए सबसेट ऑफ c, जो कि सत्य है। ठीक है, अब ये सत्य है, जब a b का उपसमुच्चय है और b c का उपसमुच्चय है तो a c का उपसमुच्चय होगा, ये हम सब जानते हैं। ऐसे भी हम इसको, अब सत्य है तो इसको हमें सिद्ध कैसे करेंगे, हम मान लेंगे माना x बिलोंग्स टू a, चूंकि a इज ए सबसेट ऑफ b तो हम कहेंगे x बिलोंग्स टू a तथा x बिलोंग्स टू b, तो a जो अवयव इसमें है वो b में भी होना चाहिए, अर्थात x बिलोंग्स टू a तथा x बिलोंग्स टू b। ठीक है, तथा b इज ए सबसेट ऑफ c, तो जो x बिलोंग्स टू b हमने कहा, तो x बिलोंग्स टू b तो ये x बिलोंग्स टू c भी होना चाहिए। जो b में है, x b में था
तो x c में भी होना चाहिए। अब तो हमें सिद्ध करना है a इज ए सबसेट ऑफ c। तो अब देखिए, अब b में भी है, c में भी है, तो ये हम पहले सिद्ध कर चुके हैं कि x a का भी अवयव है। तो हम कह सकते हैं x बिलोंग्स टू a तथा x बिलोंग्स टू c। तो जब वो a में है तो c में भी होगा। तो हम इसमें c में भी हमने सिद्ध किया हुआ ये दोनों, तो हम ये कह सकते हैं a इज ए सबसेट ऑफ c, क्योंकि x a में भी है, c में भी है, b में भी है, तो a इज ए सबसेट ऑफ c। तो इसलिए ये सत्य है। ठीक है, ये हमने इसको सिद्ध भी किया। जो सत्य है उसे हम सिद्ध करना है और जो असत्य है उसको उदाहरण के द्वारा बताना है, कारण सहित। अब है पार्ट 4। फोर्थ पार्ट क्या है, देखिए ध्यान से। फोर्थ है, यदि a इज नॉट ए सबसेट ऑफ b तथा, ठीक है, यदि a इज नॉट ए सबसेट ऑफ b तथा b इज नॉट ए सबसेट ऑफ c, तो a इज नॉट ए सबसेट ऑफ c। अब इसका उल्टा हो जाएगा, a यदि b का उपसमुच्चय नहीं है तथा b c का उपसमुच्चय नहीं है, तो a c का उपसमुच्चय नहीं होगा। तो देखिए ये असत्य है। कैसे? तो हमने उदाहरण लिया इसमें, यदि a बराबर a कॉमा बी और b बराबर c कॉमा डी, यानी कि a b का उपसमुच्चय नहीं है और b c का उपसमुच्चय नहीं है, यानी कि c इज इक्वल टू a कॉमा बी कॉमा c कॉमा e, तो c और d इसमें नहीं है, तो इसलिए ये b c का उपसमुच्चय नहीं है। तो a, क्या a c का उपसमुच्चय है? बिल्कुल है। a b इज ए सबसेट ऑफ c। यहां पर दिया हुआ है a इज नॉट ए सबसेट ऑफ c। अगर यहाँ a इज ए सबसेट ऑफ c होता तो ये सत्य होता। अब a इज नॉट ए सबसेट ऑफ c, इसका मतलब ये असत्य है, क्योंकि हमारा जो आंसर आ रहा है a c का उपसमुच्चय आ रहा है ना, जो इसमें है अवयव है वो इसमें भी है। तो a इज, हम कह सकते हैं a इज नॉट ए सबसेट ऑफ b तथा b इज नॉट ए सबसेट ऑफ c, तो a इज ए सबसेट ऑफ c। अगर ये a इज ए सबसेट ऑफ c होता यहाँ पर तो ये सत्य माना जाता, इसलिए हम कह सकते हैं ये असत्य है। ये हमने उदाहरण के द्वारा कारण सहित बताया। ठीक है, तो पांचवा है, नेक्स्ट पांचवा पार्ट है, यदि x बिलोंग्स टू a तथा a इज नॉट ए सबसेट ऑफ b, तो x बिलोंग्स टू b असत्य है। ठीक है, यदि x बिलोंग्स टू a तथा a इज नॉट ए सबसेट ऑफ b, तो x बिलोंग्स टू b, ये असत्य है। कैसे? उदाहरण के द्वारा समझेंगे। यदि a बराबर, इसके अनुसार लिखेंगे, यदि a बराबर लिया हमने माना a कॉमा b, तो a इज नॉट ए सबसेट ऑफ b, b हमें इस तरह से लेना जो a का मतलब a b का उपसमुच्चय ना हो, यानी a इसमें नहीं होना चाहिए, तो b c d ले लिए इसके पार्ट। तो यदि x बिलोंग्स टू a इज नॉट ए सबसेट ऑफ b, तो x डज नॉट बिलोंग्स टू b। तो आप देख रहे हैं x जो है, जो a के पार्ट थे वो b के पार्ट नहीं है। a के तो हैं लेकिन b के पार्ट नहीं है। इसका मतलब अगर यहां पर a x डज नॉट बिलोंग्स टू b होता तो हम कहते ये सत्य है। तो हमारा जो प्राप्त, इस उदाहरण के आधार पर जो हमें प्राप्त हो रहा है, x इज नॉट ए x डज नॉट बिलोंग्स टू b। ये हमने उदाहरण के द्वारा इसको समझाया। अब है छठा पार्ट, यदि a इज ए सबसेट ऑफ b तथा x डज नॉट बिलोंग्स टू b, तो x डज नॉट बिलोंग्स टू a, जो कि सत्य है। अब इसको कैसे चेक करेंगे, सिद्ध करेंगे। यदि a इज ए सबसेट ऑफ b, इसका क्या मतलब होता है? x इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी, इसका कोई अवयव a है, a का अवयव है, तो वो इसका भी अवयव होना चाहिए। अर्थात x बिलोंग्स टू a, तो x b का भी अवयव होना चाहिए, x बिलोंग्स टू b। परंतु यदि x b का अवयव नहीं है तो वो a का भी अवयव नहीं होगा। यदि वो
बी का अवयव नहीं है तो वो ए का भी अवयव नहीं होगा, ये सत्य है। ठीक है, तो ये हमने 6 पार्ट इसके करे, उदाहरण सहित, कारण सहित समझाया। तो इसको आपको समझना है, जो हमने उपसमुच्चय की परिकल्पना सुनी थी, की परिभाषाएं सुनी थी, तो उसको हमें ध्यान से समझते हुए इसको करना है। अब है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए ए कॉमा बी और सी ऐसे समुच्चय हैं। मान लीजिए ए कॉमा बी और सी ऐसे समुच्चय हैं कि ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी तथा ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी, तो दर्शाइए कि बी बराबर सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये प्रूव करने के लिए आता है। तो देखिए समुच्चय ए बी तथा सी इस प्रकार हैं, दिया हुआ है इसमें कि ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी। अब इसी की सहायता से हम इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए एक बार हम क्या करेंगे, इसको तरीका क्या है इसका, एक बार बी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे इस वाले में, और एक बार सी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे। तो आप देखेंगे दोनों से एक साइड सेम आएंगी, तो हम कह देंगे लास्ट में बी बराबर सी के। तो देखिए कैसे करते हैं, और ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी, इसका उपयोग करेंगे बीच में। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। अब हम सबसे पहले बी के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं इसका, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, इस तरह से ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। तो अब इसमें वितरण का नियम लगाते हैं। ठीक है, ये गुणधर्म आपको बताए थे। तो इसमें इसका इंटरसेक्शन पर वितरण का नियम क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी, जैसे गुणा करते हैं ऐसी वितरण इस तरह से करेंगे गुणा वाले मेथड से। इसके ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, बीच में यूनियन है, बी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, या ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं हम, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो अब आप इसको, अब चाहे हम इसको वेन आरेख के द्वारा करें या कोई एग्जाम्पल के द्वारा, इसको हम डायरेक्ट याद रख सकते हैं। इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा, बी के बराबर आएगा। ठीक है, बी इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा, बी के बराबर होगा, और ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी तो कितना होगा, ये बी के मान के बराबर होगा। इसको हम एग्जाम्पल या वेन आरेख के द्वारा भी सिद्ध कर सकते हैं। तो इसको आपको यहां पर ध्यान रखना होगा कि इस केस में इसका मान बी आएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। अब हम सी इंटरसेक्शन बी, ये भी सही है, इसमें क्रम विनिमय के नियम का पालन होता है, तो हम इसको बी इंटरसेक्शन सी लिख सकते हैं, क्योंकि बी के बाद सी आता है, तो इसलिए हमने चक्रीय क्रम के रूप में इसको बी इंटरसेक्शन सी भी लिख सकते हैं। अगर सी इंटरसेक्शन बी लिखा है वो भी सही है, तो हमने इसको सही कर लिया। बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसको हमने संबंध एक मान लिया। ठीक है, अब दोबारा से यही वाला रिलेशन हम दोबारा लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमने ये दोबारा लिखा, तो ये अब इसको सी के साथ इंटरसेक्शन निकालना है। तो अब देखिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी और ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी। अब इसमें भी वितरण नियम लागू करेंगे। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी यूनियन सी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अभी पिछले उसमें किया था, वितरण नियम लगाया जाता है इसमें। ठीक है, तो अब ए इंटरसेक्शन बी बराबर, अब आप देख रहे हैं ना, अब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, इसकी जगह हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन, ये हमने ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है ना, ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए ए इंटरसेक्शन सी की जगह क्या लिख दिया हमने, ए इंटरसेक्शन बी लिख देंगे यहां पर। ठीक है, इसकी जगह क्या लिख देंगे, ए इंटरसेक्शन बी लिख दिया हमने यहां पर। ठीक, और यूनियन बी इंटरसेक्शन सी।
इसको ऐसे ही रहने देंगे। और ये भी उसी तरह का मान आया जैसे बी आया था यहाँ पर, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन सी इंटरसेक्शन सी, ये तो सी आ जाएगा। और ए इंटरसेक्शन सी यूनियन सी, इसको हम वेन आरेख या एग्जाम्पल के द्वारा सिद्ध कर सकते हैं कि इसका मान क्या आएगा, सी आएगा। आपको यहाँ ध्यान रखना है इसको। तो क्या बना हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सी। तो यह आया, इसको हम संबंध 2 मान लेते हैं, या इक्वेशन नंबर 2। इसमें हमने कारण भी दिया कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन सी की जगह हमने ए इंटरसेक्शन बी लिखा है यहाँ पर। ठीक है, अब हम कह सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, आप देख रहे हैं एक साइड में तो बी आ रहा है और यहां पर सी आ रहा है, लेकिन दूसरी साइड दोनों की सेम है। तो हम कह सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, देखिए समीकरण 1 ये आई थी हमारे पास, समीकरण 1 में था b बराबर a इंटरसेक्शन b यूनियन b इंटरसेक्शन c, और यहां पर क्या है, a इंटरसेक्शन b यूनियन b इंटरसेक्शन c बराबर c। तो ये दोनों साइड आपस में बराबर है, तो हम कह सकते हैं लेफ्ट दूसरी साइड भी आपस में, जो शेष रह गई हैं वो भी आपस में बराबर होंगी। तो हम 1 और 2 से कह सकते हैं b बराबर c के। ठीक है, तो हम इसमें कह सकते हैं b बराबर c। तो ये आज मैंने आपको विविध प्रश्नावली के 3 क्वेश्चन कराए, और इनको आप ठीक प्रकार से समझ लेंगे और कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, ये सब उन्हीं परिभाषाओं पर आधारित हैं, या जो संबंध और वो उपसमुच्चय वगैरह मैंने बताए थे उसी पर आधारित है। ये विविध प्रश्नावली है, तो इसको आप ठीक प्रकार से ये सवाल कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी अगली कक्षा में। धन्यवाद।